हेलो दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर टी आर चौधरी। आप देख रहे हैं आपका अपना उत्थान ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं जो नाइन्थ टेंथ 11th 12th विद्यार्थी जीवन के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक ऐसा टॉपिक है जो संपूर्ण मानव जाति के संपूर्ण ह्यूमन बींग्स के लिए उपयोगी है। और वो टॉपिक है आपका आज का रक्त। लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय तरल। वह तरल जो कोशिकाओं से बाहर शरीर में रहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण करता हो, बाह्य कोशिकीय तरल कहलाता है। और मनुष्य में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित रहता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित रहता है। अर्थात ये जो तरल है वो बंद नलिकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण करता है। अतः इसे बाह्य कोशिकीय तरल कहते हैं। इस बाह्य कोशिकीय तरल की अपन विस्तार से मुख्यतः बात करें तो ये मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला रहता है रक्त, ब्लड। दूसरा रहता है लिम्फ, लसिका। सबसे पहले अपन रक्त की बात करेंगे। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। थोड़ा स्थिर मन से वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ब्लड, रक्त, रुधिर, खून, आप सबने देखा है। आप में से ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने रक्त को नहीं देखा है। पर रक्त में होता क्या है, रक्त क्या करता है, रक्त किस प्रकार से परिसंचरण दर्शाता है, इन सब बातों को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले अपन रक्त के बारे में बात करेंगे। इसे तरल योजी उत्तक कहते हैं। अब तरल का मतलब लिक्विड कंटेंट में है, तरल अवस्था में है, इसलिए तरल कहते हैं। योजी उत्तक का मतलब है ये रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बॉडी में, शरीर में एक उत्तक से दूसरे उत्तक तक, एक अंग से दूसरे अंग तक, एक तंत्र से दूसरे तंत्र तक परिसंचरण दर्शाते हुए सभी को आपस में जोड़ता है। इसलिए इसको योजी उत्तक या कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अगला इसके रंग की बात करें तो आप सबने देखा है कि ब्लड या रक्त का रंग चॉकलेटी लाल रंग होता है। ये लाल रंग इस रक्त में उपस्थित आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करने से लाल रंग की उत्पत्ति होती है। जब तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तब तक लाल रंग की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि रक्त में लाल रंग की उत्पत्ति आरबीसी की सतह पर उपस्थित हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ने से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसकी वजह से इसका लाल रंग होता है। अगले बात करते हैं इसके स्वाद की। तो आप कहते हैं कि इसका स्वाद हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। पीएच की बात करें तो सामान्यतः 7.4 पीएच मिलती है। नमकीन कह सकते हैं और हल्का क्षारीय। पीएच जब 7 होती है तो उदासीन माध्यम रहता है और 7 से थोड़ा अधिक है, मतलब हल्का क्षारीय इसका स्वाद है। अब इसकी गंध की बात करें तो आप ब्लड को सूंघने का प्रयास करें, देखें तो आप कहेंगे इसमें नमकीनी सी यूं स्मेल, थोड़ी सी हल्की सी स्मेल आती है। तो हल्की नमकीनी स्मेल आती है। ये एक तरल योजी उत्तक है। दूसरी बात, इसका रंग चॉकलेटी लाल होता है। तीसरा, स्वाद हल्का क्षारीय, पीएच 7.4 के आसपास। जो भी आपको आंसर में मिले वो आप टिक कर सकते हैं। अगली बात करेंगे, रक्त है वो मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है। रक्त में मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक है प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, और दूसरा भाग जो है वो है रक्त कणिकाएं।
रक्त प्लाज्मा और दूसरी जो भाग है वो रक्त कणिकाएं। रक्त प्लाज्मा की आप बात करें तो अब ये दोनों चीजें मिलकर के इस पूरे रक्त का निर्माण कर रही है। अपन रक्त की संरचना की बात कर रहे हैं तो रक्त प्लाज्मा की सबसे पहले बात करें तो रक्त प्लाज्मा है वो रक्त के टोटल भाग का 55% भाग 55% पार्ट बनाता है और ये एक अधात्री वाला तरल है जिसमें निर्जीव भाग है अर्थात इसमें सजीवता वाली कोई ऐसी चीज नहीं रहती जो इसकी सजीवता का स्पष्टीकरण कर सके। अर्थात जो रक्त का प्लाज्मा है वो रक्त के कुल भाग का 55% भाग बनाता है। ये अधात्री है जो निर्जीव अवस्था में उपस्थित रहती है तथा इसका मुख्य जो कंटेंट है इसका जो मुख्य प्लाज्मा का जो मुख्य कंटेंट है उस प्लाज्मा का जो मुख्य भाग है अर्थात प्लाज्मा में भी 92% तक वाटर उपस्थित रहता है, जल उपस्थित रहता है। प्लाज्मा में 92% तक जल या वाटर उपस्थित रहता है। ये प्लाज्मा का मुख्य कंटेंट 92% जल है। रक्त का टोटल कंटेंट है उसमें से 55% तक प्लाज्मा उपस्थित है। अब इस रक्त प्लाज्मा के अंदर 92% तक तो वाटर है, बाकी क्या उपस्थित रहता है तो आप कहेंगे कि इसमें कुछ या अल्प मात्रा में प्रोटीन उपस्थित रहती है। तो ये जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में आप ये कह सकते हैं कि इसमें फाइब्रिन प्रोटीन रहती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रहती है, इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहती है, इसमें गामा ग्लोबुलिन, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन के रूप में मुख्यतः फाइब्रिन प्रोटीन रहती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रहती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहती है और गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन रहती है। ये प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित रहते हुए रक्त के कोलाइडी परासरणी विलयन का निर्माण करने में सहायक है अर्थात रक्त के कोलाइडी अवस्था को बनाने में इस प्रोटीन का अहम रोल है, मुख्य रोल है। तो आपसे पूछा जाए कि रक्त में या रक्त प्लाज्मा में जो मुख्य प्रोटीन है वो ये चार मुख्य रूप से उपस्थित रहने वाली प्रोटीन, इसका क्या कार्य है वो आगे देखेंगे। अगला है आयन। आयन के रूप में आप कहेंगे कैल्शियम आयन उपस्थित रहता है प्लाज्मा में, सोडियम आयन उपस्थित रहता है, पोटेशियम आयन उपस्थित रहता है, मैग्नीशियम आयन उपस्थित रहता है। साथ ही साथ इन धनायनों के साथ साथ कुछ ऋणायन भी उपस्थित रहते हैं और वो ऋणायन है फॉस्फेट और क्लोराइड। ये आयन रक्त में उपस्थित रहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण दर्शाते हैं। इन आयनों को संक्षिप्त में इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स रक्त के परासरणी सांद्रता को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला है कुछ पोषक तत्व भी प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। इस प्लाज्मा में प्लाज्मा रूपी तरल में कुछ पोषक तत्व के रूप में ग्लूकोज उपस्थित रहता है मुख्यतः, जो प्रत्येक ऑक्सीजन में जाता है और ऑक्सीजन के कोशिका सॉरी प्रत्येक कोशिका में जाता है और कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ कुछ गैसें भी रहती है, उसमें से मुख्यतः O2 एवं CO2 गैसें हैं। तो ये रक्त प्लाज्मा की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा के रूप में आप देख रहे हैं कुछ प्रोटीन होते हैं, आयन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और गैसें होती है जो रक्त के विभिन्न कार्यों को प्लाज्मा के रूप में उपस्थित रहते हुए संपन्न करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे रक्त प्लाज्मा के फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा की संरचना आपने पीछे देखी। प्लाज्मा की संरचना देखने के बाद अपन कुछ प्लाज्मा के विशिष्ट कार्य है वो कार्य रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के घटक करते हैं। तो उनमें से सबसे जो पहला कार्य है वो है कोलाइडी परासरणी दाब। मैं अभी प्रोटीन को बढ़ाते वक्त बता रहा था कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होती है प्लाज्मा की, वो प्रोटीन रक्त के कोलाइडी परासरणी दाब को नियंत्रित करती है और यही कोलाइडी परासरणी दाब रक्त में ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल कर और रक्त को विशिष्ट रूप से फिल्टर करने में भी सहायक होता है वृक्क के नेफ्रॉन के अंदर। तो सबसे पहला कार्य है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त में उपस्थित रह करके
या प्लाज्मा में उपस्थित रह करके कोलाइडी परासरणी दाब को नियंत्रित करती है। दूसरा है रक्त का थक्का जमना। रक्त को थक्का जमने के लिए आप जानते हैं कि जहां कहीं भी चोट लगती है, चोट लगने पर रक्त में या रक्त को परिसंचरण करने वाली जो केशिकाएं होती है, जो सिराएं होती है, जो धमनियां होती है, वो टूटती है। वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, रक्त का बहना शुरू होता है। तो रक्त को स्कंदित करने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए मुख्यतः रक्त में उपस्थित प्रोटीन घटक है वो सहायक होते हैं। और जब चोट लगती है तो उस प्रोटीन घटक को, निष्क्रिय रूप में जो प्रोटीन घटक उपस्थित रहते हैं, उनको, जो प्लेटलेट अपन आगे पढ़ेंगे रक्त का घटक, उसके नाजुक प्रवृत्ति के कारण वो टूट जाती है। और जब प्लेटलेट अपनी नाजुक प्रवृत्ति के कारण टूट जाती है तो उस प्लेटलेट से कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो निष्क्रिय रूप से उपस्थित इस प्रोटीन को सक्रिय रूप में कन्वर्ट करते हैं और रक्त का थक्का जम जाता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि जब रक्त बंद नलिकाओं में बॉडी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण करता है, तब तक रक्त का थक्का नहीं बनता, तब तक रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे ही कहीं चोट लगेगी तो रक्त का थक्का बनता है। इसका कारण है, वो कारण ये है कि जब थक्का लगता है तो ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाओं में अत्यंत नाजुक प्रवृत्ति की जो रक्त कणिका है, प्लेटलेट, वो टूटती है और उससे कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो रक्त में उपस्थित निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय फाइब्रिन और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो फाइब्रिन और थ्रोम्बिन विभिन्न जाल बनाकर, नेटवर्क बना करके, और उस नेटवर्क के अंदर रक्त की कणिकाओं को फंसाकर रक्त का थक्का बनाते हैं। ये लंबी प्रक्रिया है, आगे अपन विस्तार देखेंगे। तो रक्त का थक्का बनाने में रक्त प्लाज्मा का अहम रोल है। अगला है शरीर प्रतिरक्षा को बनाए रखने में। शरीर प्रतिरक्षा होती क्या है? बॉडी इम्यून या बॉडी इम्यूनिटी। आप ये मत समझिए कभी भी कि आप अपने शरीर में रोगों से लड़ने के लिए बाहर से जो मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन से आप जीवित होते हैं या उस मेडिसिन से आप अपने जीवन को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो केवल एक सहयोग करती है। आप अपने जीवन को लंबा बनाए रखने के लिए अपने शरीर की आंतरिक क्षमता से ही रोगाणुओं से लड़ते हैं। और यूं कह सकते हैं कि रोगाणुओं से लड़ने के लिए शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की क्षमता उपस्थित रहती है। उस क्षमता को कहते हैं बॉडी इम्यूनिटी, शरीर प्रतिरक्षा। उस प्रतिरक्षा के कारण आप रोगाणुओं से लड़कर अपना स्वस्थ लंबा जीवन जी सकते हैं। अर्थात आप अपने शरीर में जितनी अधिक इम्यूनिटी को क्रिएट करेंगे, उतना ही आप अधिक स्वस्थ जीवन लंबे समय तक जी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो प्रत्येक जीवित व्यक्ति के लिए काम का है। कैसे काम का है, आप इसको पूरी तरह से गहनता से सुनिएगा, समझिएगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। शरीर प्रतिरक्षा आपने प्रोटीन के अंदर पढ़ा था, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर गामा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन रहती है। ये गामा ग्लोबुलिन्स एक विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, जो एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी अणु होते हैं। ये प्रतिरक्षी अणु शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं, पैथोजन के साथ जो भी एंटीजन आती है, उस एंटीजन के साथ इस एंटीजन एंटीबॉडी अर्थात प्रतिरक्षी प्रतिजन रिएक्शन होती है और इस संवहन की क्रिया में रोगाणुओं को खत्म कर दिया जाता है। अर्थात प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन शरीर की प्रतिरक्षा को बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये था रक्त का प्लाज्मा और इस प्लाज्मा के कार्य। अगला घटक रक्त का ब्लड कॉर्पस्कल्स। आप देख रहे थे कि रक्त की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड में दो घटक होते हैं। पहला घटक प्लाज्मा था जो रक्त के कुल भाग का 55% भाग बना रहा था, और जो दूसरा घटक है वो घटक है ब्लड कॉर्पस्कल्स, हिंदी में रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये रक्त के कुल घटक का या रक्त की कुल मात्रा का 45% भाग बनाते हैं। अर्थात यदि आप 1 लीटर रक्त लेते हैं तो उसमें 550 ml प्लाज्मा रहेगा और 450 ml क्या रहेगी, मिलीलीटर क्या रहेगी, रक्त कणिकाएं उपस्थित रहेगी। ये उसकी प्रतिक्रिया का मतलब है। तो रक्त कणिकाएं रक्त के कुल भाग का, रक्त कणिकाएं रक्त के कुल भाग का 45% भाग बनाती है। और जो रक्त कणिका है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: अपनी संरचना, अपनी आकृति, अपने आकार, अपने कार्य करने की प्रवृत्ति, अपनी उत्पत्ति क्षेत्र और अपने रंग के आधार पर इन्हीं रक्त कणिकाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विस्तार से आगे आ जाएगा, वो डब्ल्यूबीसी है। दूसरा भाग है वो आरबीसी है और जो तीसरा भाग है वो है
प्लेटलेट। ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ रक्त में उपस्थित रहती है। तो इन सब के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। ये कहाँ उत्पन्न होती है? इसकी आकार और आकृति क्या रहती है? इसका शरीर में कार्य क्या है? ये शरीर में किस रूप में उपस्थित रहते हुए अपना कार्य करती है? इनकी संख्या किस रूप में कितनी रहती है? इन सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है ये चैप्टर। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है ये टॉपिक। इसलिए इस टॉपिक को देखिएगा। इस टॉपिक को देखकर समझने पर आप अपने जीवन जीने के स्तर को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने का तरीका खोज सकते हैं। आप अपने खुद को बीमार हो जाने के बाद कैसे तुरंत स्वस्थ कर सकें, ये तरीका आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। ये तरीका आप इससे जान सकते हैं। तो सबसे पहली जो रक्त कणिका है वो है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। अब सबसे पहला नाम इसको श्वेत रक्त कणिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रंग है वो श्वेत होता है, सफेद होता है, इसलिए इसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस श्वेत रक्त कणिका की आपके रक्त में संख्या कितनी रहती है? तो यूं कहेंगे सीधी सीधी संख्या में कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, अर्थात श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका का आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप कहेंगे कि संख्या में डब्ल्यूबीसी आरबीसी से अत्यंत कम होती है, किंतु आकार में संख्या में डब्ल्यूबीसी आरबीसी से अत्यंत कम होती है, किंतु आकार में डब्ल्यूबीसी आरबीसी से बड़ी होती है। फिर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। संख्या में डब्ल्यूबीसी आरबीसी से अत्यंत कम होती है, किंतु आकार में डब्ल्यूबीसी आरबीसी से बड़ी होती है। यूं कहें, डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में होती है और आरबीसी की संख्या लाखों में होती है। तभी तो रक्त में सफेद रंग की कणिकाएं भी है और लाल रंग की कणिका यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं। फिर भी रक्त का जो रंग है, ब्लड का जो कलर है, वो श्वेत न होकर के, सफेद न होकर के लाल है। लाल इसलिए है क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या श्वेत रक्त कणिकाओं की तुलना में 100 गुना अधिक होती है। अब अगली बात ये देखिएगा कि डब्ल्यूबीसी की सबसे पहले मैं संख्या की बात करूं तो इनको मापने का अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग इकाई है। सबसे पहला, सबसे आसान तरीका यह है कि आपके शरीर में या आपके रक्त में जो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 4.5 से 11 प्रति क्यूबिक होती है। प्रति क्यूबिक होती है, यानी आयतन है, आयतन को घन मीटर में नाप रहे। दूसरा तरीका है 4.5 से 11 इंटू 10⁹ प्रति लीटर होती है। या तीसरा तरीका है 4500 से 11000 माइक्रोलीटर आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में रहती है। या यूं कह सकते हैं, इन सारे आगे वाली इकाइयां आपके जीवन में इतनी काम की नहीं है। स्टूडेंट जीवन में ये काम की है, पर दैनिक व्यक्ति के जीवन में जो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, अपना सामान्य जीवन देख रहा है और उसको अपने शरीर में उपस्थित डब्ल्यूबीसी की संख्या याद रखनी है, तो इतना ही कहें कि 4500 से 11000 डब्ल्यूबीसी मेरे शरीर में रहती है। किंतु स्टूडेंट है वो इसके आगे की इकाई का भी ध्यान रखें। उनके लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे सिंपल इकाई है कि मेरे शरीर में डब्ल्यूबीसी 4500 से 11000 क्यूबिक। ये बहुत सिंपल सी तरीका है इसकी संख्या को ध्यान में रखने का। अगला है इसकी आकार और आकृति। डब्ल्यूबीसी का कोई विशिष्ट या फिक्स आकार नहीं रहता है। आकार की बात करें तो अनियमित होती है और आकृति की बात करें तो गोलाकार कह सकते हैं। आकार अनियमित होता है और आकृति गोलाकार होती है। तो सबसे पहला आकार और आकृति की बात है। अगला है इसका कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में क्या कार्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक ऐसी रक्त कणिका है जो शरीर में प्रवेशित होने वाले रोगाणु, पैथोजन जो भी है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो अलग प्रकार का कोई पैथोजन है, उस पैथोजन को सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जो पैथोजन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन पैथोजन के ऊपर सीधा अटैक करती है, उनको सीधा खा जाती है या उनको खत्म कर देती है। और पैथोजन या रोगाणु जो आपके शरीर, उनको ये खा रही है या उनकी संख्या ये घटा रही है, तब क्या होता है, तब आप स्वस्थ रहेंगे, तब आप में रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं घट जाती है। अब इसका सिस्टम क्या है, ऐसा ये कैसे करती है, तो आप कहेंगे ये विज्ञान ऐसा कह रहा है, जैसे ही आपके शरीर में कोई रोगाणु घुसेगा वो रोग उत्पन्न करेगा।
अर्थात रोगाणु अपनी संख्या बढ़ेगा। तो शरीर खुद में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा गुणधर्म होता है कि अपनी अस्थियों में उपस्थित जो श्वेत अस्थि मज्जा या येलो अस्थि मज्जा है, कहते येलो कहते हैं, एक ही बात है। श्वेत अस्थि, येलो अस्थि मज्जा है, येलो बोन मेरो, पीली अस्थि मज्जा, उसमें डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति बढ़ेगी तो वो डब्ल्यूबीसी, बढ़ी हुई डब्ल्यूबीसी जो बॉडी के अंदर रोगाणु आए हैं, उन रोगाणुओं पर सीधा अटैक करेगी, उन पैथोजन को सीधा खाने का प्रयास करेगी। अब वो पैथोजन यदि बैक्टीरिया है तो वो उनको खाएगी। पर कभी कभी ऐसा जांच में देखने को मिलता है, आप जैसे ही बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सीबीसी के लिए एडवाइस करता है कि आप एक सीबीसी करवा के लाइएगा। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। रक्त में उपस्थित जो कॉर्पस्कल्स है, रक्त कणिकाएं हैं, उनका कंप्लीटली स्टडी वो करता है। सभी प्रकार की रक्त कणिकाओं को अलग अलग मात्रा में, अलग अलग वॉल्यूम में नाप करके वो मशीन आपको देती है। उसमें ऐसा देखने को मिलता है, सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे आप सीबीसी करा के लाते हैं और आप बीमार हैं तो आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई मिली। अब डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है, क्या इंगित कर रही है या क्या इंडिकेट कर रही है? वो ये इंडिकेट कर रही है आपके रक्त में विशिष्ट प्रकार के रोगाणु गए हैं, प्रकार के पैथोजन गए हैं। उन पैथोजन को खत्म करने के लिए आपके शरीर ने रोगाणुओं को खत्म करने के लिए डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ाई है, और वो बढ़ी हुई डब्ल्यूबीसी उन रोगाणुओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पर वो पैथोजन जीत रहे हैं और डब्ल्यूबीसी हार रही है, इसलिए आप बीमार हो गए। इसलिए आपको बाहर से कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसी प्रतिजैविक औषधियाँ लेनी पड़ेगी जो उन रोगाणुओं या उन जीवाणुओं को खत्म कर सके, उनके गुणन या मल्टीप्लिकेशन को रोक सके। अब जैसे ही बाहर से एंटीबायोटिक देते हैं और 2 दिन के बाद वापस सीबीसी करके देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी क्या घट जाती है। ये तो सामान्य जीवाणु जनित इन्फेक्शन, जीवाणु जनित संक्रमण की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया जनित संक्रमण की बात कर रहे हैं। किंतु कभी कभी जांच में ऐसा मिलता है कि जैसे ही सीबीसी होकर आती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या घटी हुई मिलती है। ये क्या हो गया? आखिर डब्ल्यूबीसी घट कैसे रही है? तो दूसरा जो संक्रमणकारी पैथोजन है, संक्रमणकारी रोगाणु है, वो विषाणु है, वायरस है। वायरस एक ऐसा संक्रमणकारी विषाणु है जो शरीर में जाकर के डब्ल्यूबीसी को खत्म करता है, अर्थात डब्ल्यूबीसी को खाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके गुणन के लिए जो स्थान है वो खुद डब्ल्यूबीसी है। वो डब्ल्यूबीसी के अंदर जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित केंद्रक में जो डीएनए होता है, उस डीएनए के साथ अपने डीएनए को कोरिलेटेड कर देता है, मिला देता है, मिला करके और अपना गुणन करता है, और उस गुणन में डब्ल्यूबीसी को खत्म कर देता है, मार देता है। और जैसे ही आपकी बॉडी की डब्ल्यूबीसी खत्म होती है, समझने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जैसे ही वायरस के संक्रमण से आपकी संख्या, आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, वैसे ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी की इम्यून पावर घट जाती है, और ये बॉडी रोगाणुओं से लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो चुकी होती है, यानी आप पूरी तरह से आंतरिक रूप से खोखले हो गए हैं। तब आपके शरीर दूसरे पैथोजन, बैक्टीरिया बैक्टीरिया अब पहले ही बता रहा था, आप यूं मत समझें कि हम दवाइयां खा करके अपने आप को स्वस्थ रख लेंगे, कभी नहीं। आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से, आप अपनी बॉडी की इम्यून पावर से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसे ही वायरस जाते हैं, संक्रमण करते हैं, डब्ल्यूबीसी को खाते हैं, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, बॉडी की इम्यून पावर घट जाती है, अर्थात बॉडी आंतरिक रूप से खोखली हो गई है। अर्थात अब बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, और आक्रमण के दौरान इस प्रकार के संक्रमण को द्वितीयक संक्रमण कहते हैं। प्राथमिक संक्रमण किसका था? वायरस का था, विषाणु का था। अब द्वितीयक संक्रमण होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन, वो किसी भी बैक्टीरिया का होगा, और इस बैक्टीरिया के कारण आपकी डब्ल्यू वापस बढ़ने लगती है। तो पहला संक्रमण विषाणु था और दूसरा संक्रमण जीवाणु है। जीवाणु और विषाणु का संयुक्त संक्रमण होता है तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट तो कम मिलेगी, पर उस डब्ल्यूबीसी के अंदर भी विभिन्न प्रकार के पार्ट्स है, उसमें से कुछ घटा हुआ बड़ा हो सकता है, वो डॉक्टर की समझने लायक बात है। तो वो भी आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा या समझाऊंगा। तो शायद मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को केवल इतना ही याद रखना है कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायक होती है, इंड्यूस द बॉडी इम्यून पावर ऑफ वुमन। दूसरा है जीवन अवधि, अर्थात जो डब्ल्यूबीसी उत्पन्न हो रही है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? येलो बोन मेरो, पीली अस्थि मज्जा। आपकी जो लॉन्ग बोन है, स्टर्नम है, रिब्स है, ये आंतरिक रूप से खोखली होती है, और इस खोखले भाग में अस्थि मज्जा उपस्थित रहती है, जो विशिष्ट प्रकार की हार्मोनल इंड्यूसेबल क्रिया से रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है।
और वहीं से रक्त कणिकाएं बनती रहती है, पुरानी रक्त कणिकाएं मरती रहती है, नई रक्त कणिकाएं बनती रहती है। तो जो डब्ल्यूबीसी है, विभिन्न प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी, उसके जीवन काल की जो अवधि है वो रहती है 4 से 7 दिन की। एक बार जो डब्ल्यूबीसी उत्पन्न हुई है वो कुछ 4 दिन में मर जाएगी, तो कुछ 7 दिन में मर जाएगी। 7 दिन से अधिक समय तक डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगी, अर्थात नई डब्ल्यूबीसी बनती रहती है। अगला है, इसके प्रकार की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो प्रकार है वो आप इसके कोशिका द्रव में, बोर्ड पे है, डब्ल्यूबीसी का जो प्रकार है वो उसके साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में उपस्थित विशिष्ट प्रकार की कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आप डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रकार का मतलब क्या है? डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में उपस्थित कणिकाओं की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी है ए ग्रेनुलोसाइट। टॉपिक को नोट कीजिएगा साथ में। ग्रेनुलोसाइट को कणिकामय भी कहते हैं और इसको अकणिकामय कहते हैं। यानी नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी हो, उस डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में विशिष्ट प्रकार के कण या ग्रेन्यूल्स उपस्थित रहते हैं। उन ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति के कारण इस डब्ल्यूबीसी को कणिका में डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में वे डब्ल्यूबीसी होती है जिनके कोशिका द्रव में कोई विशिष्ट प्रकार के ग्रेन्यूल्स या कुछ कणिकाएं उपस्थित नहीं रहती। अब कोशिका द्रव में बाकी सभी कोशिका अंग तो यहाँ पर भी होंगे, यहाँ भी होंगे। केंद्रक यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अर्थात कोशिका अंग तो होते ही होते हैं। साथ ही साथ कोशिका द्रव में कुछ विशिष्ट प्रकार के ग्रेन्यूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये इनका प्रकार है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट की। तो ग्रेनुलोसाइट यानी जो वे डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव में कुछ विशिष्ट प्रकार के ग्रेन्यूल है, उन ग्रेन्यूल को या उन ग्रेन्यूल की विशिष्ट प्रकार के अभिरंजक के साथ अभिरंजन होने की प्रवृत्ति के आधार पर डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के ग्रेन्यूल कणिकाओं का विशिष्ट प्रकार के अभिरंजक के साथ अभिरंजित होने की प्रवृत्ति के आधार पर इस ग्रेन्युलोसाइट को और आगे 3 भागों में बांट सकते हैं, या 3 प्रकार की होती है, यूं कह सकते हैं। सबसे पहला न्यूट्रोफिल, अर्थात जो ग्रेन्युलोसाइट है, कणिका में डब्ल्यूबीसी है, उस कणिका में डब्ल्यूबीसी को इयोसिन अभिरंजक के साथ अभिरंजित किया जाए या अम्लीय या क्षारीय अभिरंजन के साथ अभिरंजित किया जाए, तो उसमें से वे डब्ल्यूबीसी जिनकी ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं किसी प्रकार के अम्लीय या क्षारीय अभिरंजन के साथ कोई रंग प्रदर्शित नहीं करती, कोई अभिरंजन प्रदर्शित नहीं करती, उनको न्यूट्रोफिल या उदासीन कणिका में डब्ल्यूबीसी कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो किसी विशिष्ट प्रकार के अभिरंजक के साथ अभिरंजन की प्रवृत्ति नहीं रखते, इसलिए उनको न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल कुल डब्ल्यूबीसी का, जो ये डब्ल्यूबीसी माना कि 100 डब्ल्यूबीसी है, तो उसमें से 55 से 70% जो भाग होगा वो न्यूट्रोफिल का होगा। तो यूं कह सकते हैं कि सभी प्रकार की डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में या सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी है वो न्यूट्रोफिल है। अब न्यूट्रोफिल की बात करें तो सॉरी, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इनकी टोटल प्रतिशतता से अधिक होती है, अर्थात ये अधिक मात्रा में रहेगी और ये कम मात्रा में रहेगी। ग्रेनुलोसाइट है वो अधिक मात्रा में है और एक ग्रेनुलोसाइट है वो कम मात्रा में। ग्रेनुलोसाइट में से वे कणिकाएं जो किसी विशिष्ट प्रकार के अभिरंजक के साथ कोई रंग नहीं देती, उसको आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? न्यूट्रोफिल। नाम से स्पष्ट है, उदासीन है, न्यूट्रल है, किसी प्रकार के अभिरंजक कोई रंग नहीं दिया है, अर्थात सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। और ये 55 से 70% मात्रा में उपस्थित रहती है। इसका कार्य क्या है? शरीर में प्रवेशित होने वाले रोगाणुओं पर सीधा अटैक करती है। इसको मैक्रोफेजेज भी कहते हैं। आकार में थोड़ी बड़ी होती है और इसके अंदर का जो केंद्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो केंद्रक है वो 3 से 5 पालियों में विभेदित रहता है। जो केंद्रक है वो 3 से 5 पालियों में विभेदित रहता है। पैथोजन पर सीधा अटैक करती है, संख्या में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? न्यूट्रोफिल के बारे में। अगला है बेसोफिल। ये क्षारीय अभिरंजन के साथ अभिरंजित होती है, क्षारीय अभिरंजक के साथ अभिरंजित होती है। दूसरा, इसकी प्रतिशतता अत्यंत कम होती है। ये टोटल डब्ल्यूबीसी 0 से 1% मात्रा में ही उपस्थित रहती है, या तो 0%, बहुत कम रहती है।
और तीसरा है इयोसिनोफिल। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे कम मात्रा में उपस्थित डब्ल्यूबीसी कौन सी रहेगी, आपका उत्तर रहेगा बेसोफिल। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित डब्ल्यूबीसी कौन सी रहेगी, तो इसकी प्रतिशतता याद रखें। यदि न्यूट्रोफिल ऑप्शन है तो न्यूट्रोफिल्स रहेंगे, और न्यूट्रोफिल नहीं है और ऑप्शन यदि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में से हैं तो आपका आंसर ग्रेनुलोसाइट जाएगा। अगला इयोसिनोफिल, ये इसकी जो कणिका है, इसके कोशिका द्रव में उपस्थित जो कणिकाएं हैं वो अम्लीय अभिरंजक के साथ या इयोसिन के साथ अभिरंजन दर्शाते हुए रंग प्रदर्शित करती है, इसलिए इसको इयोसिनोफिल या एसिडोफिल भी कहते हैं। ये टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी 1 से 4% मात्रा का निर्माण करती है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो एलर्जी क्रिया, जितनी भी शरीर में एलर्जी क्रियाएं होगी उन एलर्जी क्रियाओं में हिस्टामिन की मात्रा बढ़ती है, और इस हिस्टामिन की उत्पत्ति में ये मुख्य कार्य करती है, अर्थात एलर्जी क्रियाओं में बढ़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलर्जी क्रियाओं में बढ़ने वाली रक्त कणिका कौन सी है, इयोसिनोफिल। दूसरा है मित्रों ग्रेनुलोसाइट, सॉरी एग्रेनुलोसाइट। अकणिका में डब्ल्यूबीसी, अकणिका में डब्ल्यूबीसी की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि इसके कोशिका द्रव में उपस्थित जो कणिकाएं है, सॉरी कोशिका द्रव में कोई कणिकाएं उपस्थित नहीं रहेगी। कोशिका द्रव में एक ग्रेनुलोसाइट अकणिका में कोशिका द्रव में कोई विशिष्ट प्रकार की कणिका उपस्थित नहीं रहेगी, केंद्रक रहेगा, बाकी कोशिका अंगक भी रहेंगे पर कणिकाएं नहीं रहती। ये मुख्यतः होती है दो प्रकार की, पहला है लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 to 30% पार्ट बनाती है, टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 30% पार्ट बनाती है, और शरीर में उपस्थित सभी डब्ल्यूबीसीओ में से सबसे छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी आकार में सबसे छोटी है। नाम में मोनो है फिर भी आकार में क्या है, ये सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़े आकार डब्ल्यूबीसी है। सबसे छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट और सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। इसकी जो प्रतिशतता है वो 20 to 30% रहती है, और इसकी जो प्रतिशतता है वो 2 से 8%। ये सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट को पहले क्लियर कर देता हूं, उसके बाद लिम्फोसाइट देखेंगे। तो ये सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है जो शरीर में प्रविष्ट होने वाले रोगाणुओं पर या पैथोजन पर सीधा अटैक करती है और उनको सीधा खा जाती है, फैगोसाइटिक क्रिया के द्वारा उनको खा करके खत्म कर देती है, अर्थात इसको फैगोसाइट या मैक्रोफैगोसाइट भी कहते हैं। इसमें मैक्रोफैगोसाइटोसिस की क्रिया होती है और इस क्रिया के दौरान पैथोजन को चारों ओर से घेर लेती है और अपने कोशिका द्रव में लेकर के भक्षण कर लेती है। तो ये मोनोसाइट है। दूसरा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार की डब्ल्यूबीसी है इम्यूनिटी के हिसाब से बॉडी। क्यों है, क्योंकि ये विशेष प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध में, विशेष प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध में विशेष प्रकार की एंटीबॉडी उत्पन्न करने का कार्य। अब एंटीबॉडी क्या करती है, जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में आता है, बॉडी के अंदर एंटर करता है, उस पैथोजन के साथ विशेष प्रकार की एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट में, सॉरी गलत बोल रहा हूं, विशेष प्रकार की एंटीजन साथ में आएगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट में विशेष प्रकार की एंटीबॉडी की उत्पत्ति इस डब्ल्यूबीसी के द्वारा की जाएगी। अब ये सबसे छोटे आकार की है और इसकी उत्पत्ति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। इसकी उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। पहला है टी लिम्फोसाइट, और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। आप जानते हैं कि सभी प्रकार की रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होती है। तो टी लिम्फोसाइट का मतलब है वे लिम्फोसाइट इसकी उत्पत्ति बोन मेरो में हो, साथ ही साथ उसका परिपक्वन भी कहाँ होता हो, बोन मेरो, अर्थात वे लिम्फोसाइट जिसकी उत्पत्ति और परिपक्वन दोनों बोन मेरो में होते हो तो उसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और दूसरा वे लिम्फोसाइट जिसकी उत्पत्ति तो बोन मेरो में हो किंतु परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता हो तो उसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। सभी याद रखें स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए। अब जो टी लिम्फोसाइट है उनको आगे और कई प्रकार में बांटा गया उनके कार्य की प्रवृत्ति के। एक तो किलर टी सेल होती है, एक हेल्पर टी सेल होती है, एक सस्पेंडेड टी सेल होती है और एक मेमोरी टी सेल होती है। अर्थात मेमोरी भी ये बना के रखती है किसी इम्यून क्रिया, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हेल्प भी करती है।
टी सेल विशिष्ट प्रकार के पैथोजन को सीधे अटैक करके खत्म भी करती है, तो उसको किलर टी सेल भी कहते हैं। किलर टी सेल की क्रियाओं को बढ़ाने के लिए या उसको उत्प्रेरित करने के लिए कुछ टी सेल कार्य, कुछ टी लिम्फोसाइट कार्य करते हैं, उसको हेल्पर टी सेल कहते हैं। कुछ इस क्रिया को सदमित करने के लिए प्रेरित करती है या सदमित करने को इंड्यूस करती है, तो उसको सस्पेंडेड या सदमित टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और कुछ टी लिम्फोसाइट एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिजन के अगेंस्ट में एक विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणु को अपने अंदर स्टोर करके जाके स्टोर हो जाती है ब्लड में, उसको मेमोरी टी सेल भी कहते हैं। और इसी के आधार पर सभी प्रकार के प्रतिरक्षी या टीकाकरण की जो क्रिया है, वैक्सीनेशन की जो क्रिया है, वो उसी फिनोमिना या इसी टेक्निक पर आधारित रहती है। अब यह है विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूबीसी और उनके कार्य। अब आगे देखेंगे आप लाल रक्त आरबीसी। डब्ल्यूबीसी के बाद आप पढ़ रहे हैं आरबीसी। तो सबसे पहली बात करेंगे आप इसकी संख्या की। तो आप जानते हैं इसकी संख्या लाखों में होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में थी, तो आरबीसी की संख्या लाखों में होती है। और इसकी संख्या की बात करें तो आपको बता दूं, ये 5 लाख प्रति mm क्यूबिक उपस्थित रहे। वो जहां हजारों में थी, वहां ये क्या है, लाखों में। अर्थात इसकी अधिक संख्या के कारण ही रक्त में सभी प्रकार की रक्त कणिकाएं उपस्थित होते हुए भी रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरा है इसकी उत्पत्ति। संख्या के बाद इसकी उत्पत्ति, तो आप कहेंगे इसकी उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा से होती है, पर अस्थि मज्जा 2 प्रकार की होती है। एक तो येलो बोन मेरो होती है और दूसरी रेड बोन मेरो होती है। तो ये लाल अस्थि मज्जा अर्थात रेड बोन मेरो में उत्पन्न होती है और इसकी उत्पत्ति को एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन प्रेरित करता है। उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन, जो वृक्कों से स्रावित होता है। स्रावित कहां से होता है, वृक्कों से स्रावित होता है। और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की क्रिया से ही रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा में इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी की उत्पत्ति की जाती है। अब आप कह रहे हैं कि परिपक्व अवस्था में, किस अवस्था की बात कर रहे हैं अपन, परिपक्व अवस्था में जो आरबीसी होती है वो केंद्रक वहीन होती है। अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं होता है। किंतु अपवाद है इसका ऊंट और लामा, तो ऐसे जीव है स्तनधारी है फिर भी उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। एक तो है ऊंट और दूसरा है लामा। ये दो ऐसे स्तनधारी जीव है जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है। क्यों पूछें, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इमैच्योर आरबीसी में केंद्रक होता है। जैसी आरबीसी अपनी इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया के द्वारा परिपक्व हो जाती है तो उसमें केंद्रक खत्म हो जाता है। अर्थात लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की उपस्थिति में आरबीसी के निर्माण की क्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इरिथ्रोपोइसिस, लाल अस्थि मज्जा में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की उपस्थिति में इरिथ्रोसाइट या आरबीसी के निर्माण की क्रिया इरिथ्रोपोइसिस या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहलाता है। इस क्रिया के दौरान उस इरिथ्रोसाइट सेल में या थ्रोम्बो इरिथ्रोसाइट सेल में जो अपरिपक्व अवस्था में रहती है उसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। उसमें से केंद्रक पूर्ण तरह से लुप्त हो जाता है और केंद्रक रहित आरबीसी स्तनधारियों में पाई जाती है। उसका अपवाद है ऊंट और लामा। तो यह है उसकी उत्पत्ति की बात। अगली है उसके आकार एवं आकृति की बात। आपको कह दें मित्रों कि स्तनधारियों में सामान्यतः, अपवाद छोड़ दो, सामान्यतः आरबीसी का आकार द्विव अवतल होता है, बाई कॉनकेव आकार रहता है। ये इस प्रकार का आकार आरबीसी का उपस्थित रहता है। आरबीसी की संरचना आपके सामने बता रहा हूं मैं। ये आरबीसी की संरचना में क्रोमेटिन के फाइबर दिख रहे हैं। इस क्रोमेटिन के फाइबर पर हीमोग्लोबिन के अणु उपस्थित रहते हैं। वो हीमोग्लोबिन के अणु जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, ये हीमोग्लोबिन के अणु हैं, ये हीमोग्लोबिन के अणु हैं। ये हीमोग्लोबिन के अणु लाखों की संख्या में रहते हैं।
ये हीमोग्लोबिन के अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। आपको बता दूं मित्रों, एक हीमोग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के जुड़ करके, एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के एक अणु का निर्माण करता है, जो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर के परिवहन के दौरान, ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिसंचरित या परिवहन करवाने का कार्य करता है। ये आरबीसी की संरचना, बाइकॉनकेव द्विव अवतल संरचना। बाइकॉनकेव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्तनधारियों की आरबीसी द्विव अवतल होती है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ अनुवांशिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों में आरबीसी का आकार परिवर्तित मिलता है। जैसे एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, हसियाकार अरक्तता, जिसमें आरबीसी एक अनुवांशिक बीमारी के कारण, कुछ विशेष प्रकार की जेनेटिक डिफॉर्मिटी के कारण आरबीसी का आकार दिव अवतल से बदल करके और हसियाकार हो जाता है। इस प्रकार की आरबीसी देखने को मिलती है, इस प्रकार की आरबीसी देखने को मिलती है। उसको हसियाकार आरबीसी कहते हैं, उसको हसियाकार आरबीसी कहते हैं। ये आरबीसी का आकार है वो हसिया या दांतले के समान हो जाता है, जो एक विशेष प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। कुछ थैलेसेमिया के रोगियों में भी आरबीसी का आकार द्विव अवतल से बदलकर कुछ अलग आकार में हो जाता है। तो अनुवांशिक बीमारी छोड़ दो, बाकी सामान्य अवस्था में आरबीसी का आकार द्विव अवतल आकृति, द्विव अवतल बाइकॉनकेव होती है, जिसमें क्रोमेटिन तंतुओं पर हीमोग्लोबिन के अणु धसे हुए रहते हैं, हीमोग्लोबिन के अणु फिक्स रहते हैं। ये हीमोग्लोबिन के अणु ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये आरबीसी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक अंग से दूसरे अंग तक, एक तंत्र से दूसरे तंत्र तक रक्त का परिवहन के साथ, रक्त के परिवहन के साथ ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो ये आरबीसी का कार्य हो गया है मित्रों। अब इसकी जीवन अवधि की बात करें, एक बार जो एक आरबीसी का अणु बन जाता है वो 120 दिन तक जीवित, अर्थात आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है मित्रों, सभी याद रखें। अब यह है आरबीसी संरचना, संख्या, उत्पत्ति, आकार, कार्य और उसकी जीवन अवधि। अगला जो रक्त कणिका है वो है ब्लड प्लेटलेट, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये भी अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होती है। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। और कौन सी अस्थि मज्जा? येलो अस्थि मज्जा में होती है। येलो अस्थि मज्जा में विशिष्ट प्रकार के हार्मोनों की उपस्थिति के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति के बाद इसकी संख्या की बात करें तो ये भी लाखों में पाई जाती है। सामान्य जो इसकी संख्या है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक रहती है। 1.5 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक, मात्रक वही है। 1.5 लाख से 4 लाख प्रति 1.5 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक इसकी संख्या है। उसके बाद इसके आकार और आकृति की बात करें तो यूं कहें कि ये सबसे छोटे आकार की रक्त कणिका है। सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी, उससे छोटे आकार की आरबीसी और उससे छोटे आकार की कौन है? प्लेटलेट। अर्थात प्लेटलेट का आकार सबसे छोटा होता है और इसकी जो प्रकृति रहती है वो अत्यंत नाजुक होती है। इतनी नाजुक होती है कि हल्की चोट में ये टूट जाती है और इसके टूटने पर कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। वो रासायनिक पदार्थ रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनाने में सहायक रहते हैं। तो साथ में इसकी प्रवृत्ति आपको बोल दिया, अत्यंत नाजुक प्रवृत्ति की होती है, टूट जाती है बहुत आसानी से। कार्य इसका रक्त प्रवाह को रोकती है। जब ये अपनी संख्या में, नॉर्मल संख्या में उपस्थित रहती है तो जब रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन रहता है तो ये भी इसके साथ साथ परिवर्तन दर्शाती रहती है। किंतु जब इनकी संख्या घट जाती है, विशेष प्रकार के वायरल संक्रमण में ये देखने को मिलता है कि डब्ल्यूबीसी के साथ साथ प्लेटलेट की संख्या भी घटती है। इससे रक्त स्पंदन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और इसमें पेशेंट को फिर प्लाज्मा ट्रांसमिशन की सलाह दी जाती है, प्लाज्मा स्थानांतरण की सलाह दी जाती है। तो इसका मुख्य जो कार्य रहता है वो रक्त का स्कंदन करना, रक्त का थक्का बनाने का कार्य है। यदि इसकी संख्या कम होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग की संभावना क्रिएट हो जाती है और पेशेंट की जान जा सकती है। अगला इसका जीवन काल। इसके जीवन काल की बात करें तो ये 5 से 8 दिन तक जीवित रहता है। सामान्य जीवन काल 5 से 8 दिन का होता है।
तो तीनों की जीवन काल की आप बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन अधिक होता है किसका? प्लेटलेट का। और आरबीसी की जीवन काल तो कितना आप कह रहे थे 4 महीना जिंदा रहती। एक आरबीसी एक बार बनने के बाद 4 महीने तक जिंदा रहती। 4 महीने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करके प्लीहा में ले जाकर, प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान है जहाँ पर आरबीसी का अपघटन किया जाता है और उसका जीवन काल 120 का रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लसिका। आप देख रहे थे तरल योजी एक्स्ट्रा सेलुलरिक फ्लूइड के रूप में, बाह्य कोशिकीय द्रव के रूप में, एक तो रक्त था और दूसरा लसिका था। तो रक्त के बारे में आपने विस्तार से देखा है, रक्त की संरचना, कार्य और प्रवृत्ति के बारे में आपने देखा है। अब आप स्टडी करेंगे लसिका की। तो लसिका की संरचना क्या है, अर्थात लसिका में क्या होता है? तो यूं कहें कि रक्त में से यानी ब्लड में से आप यदि आरबीसी को निकाल दें, क्या कर दें, आरबीसी को माइनस कर दें, तो जो शेष चीज रहेगी वो क्या है? लसिका, लिम्फ है आपका। अर्थात ऐसा करने पर आप समझ जाएंगे कि आरबीसी बाहर निकाल देंगे तो लाल रंग खत्म हो जाएगा। अर्थात अगला जो पॉइंट है वो उसकी रंग का है कि लसिका का रंग कैसा होता है। तो आप कहेंगे हल्का पीले रंग का गाढ़ा द्रव है जो शरीर में स्पंद नलिकाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता हुआ डब्ल्यूबीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का कार्य करता है। अर्थात मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के साथ साथ लसिका परिसंचरण तंत्र भी उपस्थित रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में आप कह रहे थे तंत्र का निर्माण जो कर रहे थे वो मुख्यतः 4 प्रकार के अंग कर रहे थे। पहला हृदय था, दूसरा धमनियां थी, तीसरा सिराएं थी और चौथी लसिकाएं। उसी प्रकार से इस लसिका परिवहन तंत्र का निर्माण भी रक्त में बॉडी में अलग से होता है और उसका निर्माण करने में मुख्य जो अंग है वो अंग है सबसे पहला सिस्टर्ना काइली, जो डायफ्राम के नीचे थोरेसिक डक्ट के पार्श्व में प्लिया यानी स्प्लीन के पैरेलल में एक गुब्बद नुमा छोटा अंग उपस्थित रहता है जिसको आप पेचुटी भी बोलते हैं, पेचुटी भी बोलते हैं। वो है आपका सिस्टर्ना काइली, जो जिस प्रकार से हार्ट ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का कार्य करता है, वैसे ही ये सिस्टर्ना काइली लिम्फ को लसिकीय परिवहन तंत्र में एक स्थान से विभिन्न दूसरे स्थान तक परिसंचरण करवाने का कार्य करती है। कौन? सिस्टर्ना काइली। कहाँ उपस्थित रहती है? थोरेसिक डक्ट, एब्डोमेन में स्प्लीन या डायफ्राम के नीचे स्प्लीन के पैरेलल में थोरेसिक डक्ट के पास में सिस्टर्ना काइली नामक गुंबदनुमा संरचना उपस्थित रहती है जो लसिका परिवहन में लसिका को पंप करने का कार्य करता है। संरचना में रक्त में से यदि आरबीसी को निकाल दिया जाए तो क्या उत्पन्न होता है? लसिका। अर्थात इसमें डब्ल्यूबीसी भी होती है और कम मात्रा में क्या रहेगी? प्लेटलेट भी उपस्थित रहती है, अर्थात लसिका का स्कंदन भी होता है। अब आपने रक्त तो सबने देख ही रखा था, पर अधिकांश लोग लसिका से भी आप वाकिफ है, लसिका को भी आपने अपनी आंखों से देखा है। मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब आपको हल्की खरोंच लगती है, हल्की चोट लगती है, जिसमें अंदर की रक्त केशिकाएं कहें या ब्लड वेसल्स यदि चोटिल नहीं होती है तो बाहर की ओर उपस्थित त्वचा के एपिडर्मिस के जस्ट नीचे उपस्थित जो रक्त केशिका है वो लसिका केशिका है वो चोटिल होती है और उसमें टूटने से वहां पर आप देखते हैं हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव है वो बूंदों के रूप में जम जाता है। यदि आप उसको हटाएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, बूंदों के रूप में जम जाता है। वो जो हल्का पीले रंग का गाढ़ा द्रव बूंदों के रूप में आकर उस स्थान पर जमा है वो है आपका लसिका लिम्फ। वो क्या करता है, क्या कार्य है उसका? परिवहन उत्पत्ति कहां से होता है? सिस्टर्ना काइली के साथ साथ शरीर में विभिन्न स्थानों पर लिम्फ नोड उपस्थित रहते हैं। लसीकीय गांठें, लसीकीय गांठें क्या है? आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में ऐसा सुना होगा या ऐसा देखा भी है कि कहीं पर भी यहाँ चोट लगती है तो आपका जो इंग्वाइनल रीजन है, अक्षियल रीजन जो है, इस अक्षियल रीजन में एक गांठ हो जाती है। यहाँ पर यहाँ चोट लगती है तो यहाँ गांठ हो जाती है कुछ दिन बाद में। यहाँ कभी भी पांव क्षेत्र में चोट लगती है
तो इस इंग्विनल रीजन में गांठ हो जाती है। इस पाँव के यहाँ तक कहीं पर भी चोट लगती है, चोट लगने के कुछ समय बाद में यहाँ पर गांठ हो जाती है। वो गांठें क्या है आखिर? या आपके गले में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर गांठें हो जाती है। ये गांठें क्या है आखिर? क्या काम है इन गांठों का? क्या है गांठें? आपने कभी ऐसा सोचने का या समझने का या जानने का प्रयास किया है? नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये गांठें आपकी लसीकीय गांठें हैं और जो लसीकीय गांठें हैं, उनको आप लिम्फ नोड कहते हैं। क्या नाम है? लिम्फ नोड है। ये लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड ऐसी विशिष्ट प्रकार की लसीकीय गांठें रहती है, जो शरीर में डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने में सहायक होते हैं। डब्ल्यूबीसी को अपने अंदर संग्रहित करने में सहायक होते हैं। डब्ल्यूबीसी को लिम्फ के साथ मिला करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करवाने में सहायक होते हैं। अब क्या मतलब हुआ कि जहाँ कहीं पर भी इस हाथ में चोट लगती है, तो इस अक्षियल रीजन में ये गांठ भर जाती है। गांठ के भरने का क्या कारण है? तो आप कहेंगे यहाँ पर चोट लगती है तो शरीर में ब्लड उस चोट वाले स्थान तक भी जाएगा और लसीका भी उस चोट वाले स्थान तक ब्लड वेसल्स और लसीकीय वेसल्स, लिम्फ वेसल्स के द्वारा जाएगी। तो उनके साथ डब्ल्यूबीसी भी जाएगी और वो डब्ल्यूबीसी उस चोट वाले स्थान पर जो संक्रमण हुआ है, जो इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन के पैथोजन को मारने का या खत्म करने का भरसक प्रयास करेगी। किंतु वो उनसे वहां पर खत्म नहीं हो रहे हैं, वो उनसे वहां पर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तब उस क्षेत्र की नजदीकी जो भी लसी के गांठें हैं, लिम्फ नोड है, वो एक्टिव होती है और वहां से अधिक मात्रा में लसीका का स्रावण करती है और उस लसीका के साथ में डब्ल्यूबीसी को अधिक संख्या में उस चोटिल स्थान तक भेजती है। ये वही सिस्टम है जो आपके सामने समाज में देखने को मिलता है या इस देश को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के जिस प्रकार से पुलिस सिस्टम काम करता है। जो जहाँ कहीं भी लड़ाई होती है या कहीं पर भी आतंकी घटना होती है, तो वहाँ पर फौज या पुलिस के सदस्य जैसे जाते हैं ना, वैसे ही आतंकी है आपका पैथोजन और पुलिस या आपका फौजी है डब्ल्यूबीसी। और उनके रहने का जो स्थान है, जो फौज के रहने का स्थान मान लें या पुलिस के रहने का स्थान मान लें या पुलिस स्टेशन की बात कर दें, तो वो आपकी लसी की गांठें हैं। ये शरीर के समस्त बाह्य जो छिद्र खुलते हैं बाहर, जिससे मुख की बात कर दें, कान की बात कर दें या गुदा की बात कर लें या जन्निक मार्ग की बात कर लें, उन सभी स्थानों के आंतरिक भागों में उनके नजदीक इस विशेष प्रकार की संरचना गॉड ने, प्रकृति ने आपको बना के दी है और वो संरचना उन मार्गों से शरीर में आने वाले पैथोजन को खत्म करने के लिए सहायक है। अर्थात इन लसीकीय गांठों को ट्रैफिक पुलिस ऑफ बॉडी, बॉडी का ट्रैफिक पुलिस कह दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। तो होता क्या, वहाँ क्रिया क्या होती है? जैसे इन्फेक्शन हो गया और सामान्य परिसंचरण के द्वारा, रक्त और लसी के परिसंचरण के द्वारा उस संक्रमण का नियंत्रण और नियमन नहीं किया जाएगा, तब वो लसी की गांठें अधिक मात्रा में लसीका का स्रावण करेगी, जिसमें डब्ल्यूबीसी गुलित अवस्था में उस स्थान तक जाती है और उस स्थान के जो पैथोजन होते हैं, उन पैथोजन को उस लसीका में घोलकर वापस उस स्थान यानी लिम्फ नोड में लाया जाता है। उस लिम्फ नोड में उस पैथोजन और डब्ल्यूबीसी के बीच में वॉर होता है, युद्ध होता है और उस युद्ध में मित्रों डब्ल्यूबीसी उस पैथोजन को खत्म कर देती है। अर्थात आपके कहीं पर भी संक्रमण होता है और उस संक्रमण के बाद उस क्षेत्र विशेष में लसी की गांठा में सूजन आ रही है, तो ये समझ लें कि कुछ ही समय में आपका संक्रमण खत्म होने वाला है। आपको बाहर से कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बॉडी में प्रकृति ने ऐसे सिस्टम क्रिएट किए हैं, ऐसी चीजें दी है जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ और आपका अच्छा जीवन स्तर बना रहे। तो ये थी आपकी लसी की गांठें, लिम्फ नोड। अब लसिका का परिवहन, लसीकीय परिवहन तंत्र की बात करें, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो सिस्टर्ना काइली, स्प्लीन और लिम्फ नोड और लसी की वाहिनी, ये मिलकर के और लसी के परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल में लिम्फेटिक सर्कुलेटरी भी क्रिएट करते हुए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का कार्य करती है। तो इसका मुख्य कार्य है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। अब ये तो लसीका और रक्त दोनों की डिफरेंशियल स्टडी और दोनों के कार्य, दोनों की संरचना, दोनों की प्रकृति, इन सारी बातों की स्टडी हुई। पर आपसे संक्षिप्त में यदि पूछा जाए 11th-12th के स्टूडेंट या 9th-10th के स्टूडेंट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े एग्जाम की तैयारी करने वालों स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, अर्थात रक्त और लसी, मुख्य अंतर। तो सबसे पहला अंतर है, रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? चॉकलेटी लाल रंग होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है।
दूसरा अंतर, इसमें आरबीसी रहेगी, डब्ल्यूबीसी भी रहेगी और प्लेट भी रहेगी। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं उपस्थित रहेगी। उधर क्या कहेंगे, आरबीसी नहीं होगी, तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होगी और प्लेटलेट होगी। अगला अंतर क्या होगा, इसमें डब्ल्यूबीसी तुलनात्मक रूप से कम होती है, यहाँ डब्ल्यूबीसी क्या होगी, तुलनात्मक रूप से कम होगी। यहाँ डब्ल्यूबीसी तुलनात्मक रूप से क्या होगी, अधिक होगी। अगला क्या होगा, यहाँ प्लेटलेट तुलनात्मक रूप से क्या होगी, कम होगी। और यहाँ प्लेटलेट तुलनात्मक रूप, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ प्लेटलेट तुलनात्मक रूप से अधिक रहेगी। यहाँ जो प्लेटलेट है वो तुलनात्मक रूप से अधिक रहेगी और यहाँ प्लेटलेट जो है वो तुलनात्मक रूप से क्या रहेगी, कम रहेगी। ये मुख्य अंतर है। ये अगला जो अंतर है, ये ऑक्सीजन परिवहन में सहायक। रक्त का कार्य क्या करता है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है, शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। और लिम्फ का मुख्य कार्य क्या है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। तो ये है मित्रों आपका ब्लड लिम्फ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दैनिक जीवन में हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करें, ही कामना और अपेक्षा। थैंक यू सो मच।